Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss lesson number 2, discharge of contract, and it is related to business law. And this is I think so lecture number 8, पार्ट नंबर कौन सा ही आप लोग मेंशन कर लेना इससे रिलेटेड। और इससे पहले ऑलरेडी मैं बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसको गो थ्रू ज़रूर करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा। नाउ स्टार्ट करती हूँ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ख़त्म होता है, अपना अंतिम पड़ाव पे आता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड। एंड पे कैसे आती है, जैसे कि कम टू एन एंड अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग वेज। ख़त्म कब होता है कॉन्ट्रैक्ट, या तो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए, लैप्स ऑफ टाइम पूरा हो गया, या ऑपरेशन ऑफ लॉ मटेरियल अल्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाए तब भी ख़त्म हो जाएगा, और या ब्रीच हो जाए। अब वन बाय वन पढ़ते हैं कि ब्रीच हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, उसमें अल्ट्रेशन हो जाए, तो ये क्या कहने का मतलब है इसका। सेक्शन नंबर 62-64 ये कहता है बाय नोवेशन एग्रीमेंट में ना बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं। नोवेशन, अल्ट्रेशन, अभी आप पढ़ोगे, रेमिशन, ये सब इसी का पार्ट है एग्रीमेंट का। तो सबसे पहले नोवेशन पढ़ते हैं। नोवेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड एग्जिस्टिंग वन। जब मैंने बोला भाई मैं तो ना न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस नहीं करते, हम नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो जब नए कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना, नए कॉन्ट्रैक्ट को बनाना, इसको हम बोलते हैं इनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिटवीन द सेम पार्टीज। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं पार्टीज के बीच में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टीज बदल जाएं। द कंसिडरेशन बीइंग म्यूचुअली द डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट वहां पे क्या हो गया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बच्चों खत्म हो गया। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू टर्म्स। अब नई टर्म्स आ गई, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू पार्टी ऑफ एन ओल्ड वन, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग द सेम। कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है, पार्टीज या तो सेम रहेंगी या पार्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी सी। ए बी सी के बीच में हो रहा था। बी शेल हैंस फोर्थ एक्सेप्ट सी एज इज डेटर। सी को डेटर के तौर पे मान लिया गया इंस्टेड ऑफ ए। द ओल्ड डेट ए टू बी खत्म हो गई, एंड न्यू डेट, नई वाली डेट बी टू सी खत्म चालू हो गई। फिर उसके बाद कोई और एग्जाम्पल इसके लिए अब आप समझ गए होंगे कि नोवेशन लिख लो अपनी नोटबुक में। नोवेशन मीन्स ये एग्रीमेंट का पार्ट है एक तो सबसे पहले, और नोवेशन मीन्स ओल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, ओल्ड के बदले में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। होपफुली ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करती हूँ मैं, और जो नेक्स्ट होगा बच्चों वो है बाय रेसिशन। ये वर्ड आप पढ़ पा रहे होगे, रेसिशन। अब ये क्या कह रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइडेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी ने आपस में डिसाइड किया, एक सिंपल एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, या तो ये हो सकता है बाय द एग्रीड पार्टी, वेयर अ पार्टी हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीड पार्टी कैन रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी वे इफेक्टिंग हिज राइट ऑफ गेटिंग कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। ऐसा भी हो सकता है, अभी हमने फ्री कंसेंट के बारे में क्या सीखा था बच्चों, फ्री कंसेंट के बारे में क्या सीखा था कि जब सेम फ्री कंसेंट, कोई भी जोर ज़बरदस्ती के साथ ना हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के पर्पज से ना हो, तो जब फ्री कंसेंट ना हो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रिसाइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब बच्चों बताओ रिसेशन कब कब होगा, रिसेशन कब कब होगा, या तो अपनी मर्जी से कर दो, या एग्रीड पार्टी जो पार्टी उसके अंदर आ रही है उससे कर दो, या जो कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी हुज कंसेंट, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, उसकी मर्जी से हो। तो अभी हमने दो पढ़े
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस के थ्रू हो सकता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है। एग्रीमेंट में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, कौन कौन सी, एक नोवेशन जिसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और एक पढ़ लिया हमने रेजिस्ट्रेशन। ताकि ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आप लोग आगे आगे पढ़ते रहोगे और पता लगे पीछे पीछे का भूल जाओ तो दिक्कत है ना। फिर अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन तो वर्ड से समझ आ रहा होगा, जहाँ पे आप चेंज करते हो वन और मोर ऑफ द कंडीशंस। जब आप कंडीशंस में चेंजेस लेके आ रहे हो तो वो हो जाएगा आपका अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की मर्जी से होगा पार्टी की, विल बी परफेक्टली वैलिड। वो अगर दोनों की मर्जी से किया जाएगा तो वैलिड है। बट एनी मटेरियल अल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी, अगर एक पार्टी की मर्जी से होगा तो वो उनसे पूछा नहीं गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अब बाय रेमिशन, अभी हमने कितनी पार्टी की बात कर ली, नोवेशन, सेकंड पढ़ा हमने रिमिशन, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं रिमिसेशन। ये क्या कहता है, रिमिसेशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू द अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए और बी दो पार्टी हैं। ए ने बी को बोला ये मेरा फ़ोन है भाई, ए ने बोला मैं फ़ोन बेचने के लिए तैयार हूँ 1 लाख रुपए का। बी ने बोला भाई मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ 1 लाख रुपए का। अब ए के पास से फ़ोन चला गया, बी के पास फ़ोन इधर आ गया, लेकिन अभी डिसाइड हुआ है कि 1 लाख रुपए जो है ना बच्चों वो अभी नहीं देगा, 1 लाख रुपए देगा 1 महीने बाद। बाद में क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद में क्या हुआ कि भाई अब उसके पास 90,000 रुपये हैं, तो वो बोल रहा है अरे भाई चल तू 90,000 रुपये दे दे। तो ये क्या हो गया, कम में माना ना, कम में नाप लिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को। सॉरी, तो ये 90,000 में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी उससे थोड़ा सा कम में एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आ जाएगा आपका रिमिसेशन। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ये दो टर्म, दीज टू टर्म्स आर यूज्ड, ये इंग्लिश लॉ में यूज़ की जाती है। इंग्लैंड के अंदर, एक सेकेंड, इसको पढ़ाने से पहले ना ये पढ़ते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल भी, हर एक क्वेश्चन का कोशिश करना एग्जाम्पल याद करते हुए चलो। ए ने बी को 5,000 रुपये, ए पेज टू बी, बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ होल डेट 2,000 में। समझ रहे हो, 5,000 के बदले 2,000 में तैयार हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसको एक बार इसको पढ़ लेना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इन इंग्लैंड अ प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज एक्चुअली ड्यू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल। इंग्लैंड में अगर इस तरीके से करते हो, आपकी 5,000 की चीज़ को आप 2,000 में तैयार हो जाओ, बात 5,000 की हुई थी लेकिन आप कह रहे हो 2,000 में, चल भाई बात मान लेते हैं, तो वो वहाँ पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वैलिड डिस्चार्ज नहीं माना जाता। इसको बात करते हैं, एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा नीचे, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें वो फिर उन्होंने बोला है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हमने सीखा था ना, एग्रीमेंट है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हेन पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन एंड प्रॉमिसेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन परफॉर्म एंड डिस्चार्ज। खत्म हो जाएगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने बी को बोला फ़ोन बेच रहा हूँ मैं, तो ये फ़ोन इसके पास आ गया, इसके पास 1 लाख रुपए आ गए। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया। परफॉर्मेंस कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट मींस कॉन्ट्रैक्ट पूरी की तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म आइदर विद इन द पीरियड फिक्स्ड और विद इन अ रीजनेबल टाइम। भाई एक नॉर्मल टाइम पीरियड तो होता है ना, 1 मंथ के अंदर मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो ये 1 मंथ क्या है, एक स्टिपुलेटेड टाइम है। लैप्स ऑफ टाइम में डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ अदर लॉ। मर्जर हो गया, अगर ए और बी दो पार्टीज आपस में, दो कंपनीज थी, एक ए थी एक बी थी, इनका मर्जर हो गया। मर्जर होने के बाद ए प्लस बी
तो अब मर्जर हो गया तो ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, अब तो ये एक ही पार्टी बन गए ना, ये अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी। तो मर्जर के केस में भी, लॉ के केस में भी ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, जो आपका डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा सुन लो, मर्जर के केस में भी ए और बी दो कंपनी थी, अब तो वो एक ही कंपनी बन गई, तो डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट। डेथ हो गई, ये भी एक केस है, डेथ हो गई, अब उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, पूरी की पूरी तरीके से लॉस हो गया एविडेंस का, इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में डिस्चार्ज हो जाता है। बाय मटेरियल अल्टरेशन, एनी मटेरियल अल्टरेशन मेड इनिशियली इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रॉमिस और हिज एजेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसर entitle the later to regard the contract as rescinded. An alteration will be, पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। एनी मटेरियल अल्ट्रेशन, अगर कोई अल्ट्रेशन की गई है इंटेंशनली, अपनी मर्जी से, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिसी के द्वारा की गई है या उसके एजेंट के द्वारा की गई है, लेकिन प्रॉमिसर को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस केस में भी ये वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है उसको ये ख़त्म करता है, उसको ये कम करता है, और वैलिडिटी वाले सीक्वेंस में ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। Alteration will be taken to the material if it is directly or indirectly affect the nature of the operation of the contract. कॉन्ट्रैक्ट के ऑपरेशन को एनी हाउ ये अफेक्ट कर रहा है। बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, भाई अब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, अब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज ही, ए और बी दो कंट्री हैं, ये एक कंट्री, ये बी कंट्री, अब ए और बी जो कंट्री हैं इनके बीच में पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, अब वॉर हो गया। याद है इंडिया और चाइना का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई डोंट थिंक सो, मैंने शायद कॉर्पोरेट वाले में एग्जांपल देता। अब आप लोग समझ लो कि अगर इंडिया और चाइना दो कंपनी हैं और दो कंट्री हैं और आपस में इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, अब वॉर छिड़ गई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि अ म्यूजिक हॉल वॉज लेट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट, कुछ दिन बाद द हॉल वॉज बर्न्ट, अब हो गया कंसर्ट होने से पहले, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा इस केस में। ये हो गया, डेथ हो गई, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैंने आपको समझा दिया इसको। लॉ बदल गया या आउटब्रेक, वॉर वगैरह वाली सिचुएशन हो गई, तो उस केस के अंदर भी बच्चों क्या हो जाएगा, हट जा भाई, फिर उसके बाद इसको आगे करते हैं। केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कुछ केसेस इसके अंदर कवर नहीं होते सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ओनली व्हेन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप नहीं बोल सकते ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। हाँ, इलीगल हो जाए, वो लीगल ना रहे, तो आप कह सकते हो। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी होगी तब भी उस केस के अंदर, जो आपकी इम्पॉसिबिलिटी होगी तब भी उस केस के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि ये इलीगल हो गया, इलीगल नहीं होगा, समझ रहे हो बच्चों, इलीगल नहीं होगा, इलीगल होना चाहिए तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन के बिहेवियर की वजह से इम्पॉसिबल हो जाए, स्ट्राइक्स हो जाए, लॉकआउट हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, नहीं। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए तब भी नहीं, मतलब पूरी की पूरी तरीके से इलीगल हो जाए ये, या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, तब केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, क्या फर्क पड़ता है, एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, अब स्टार्ट करती हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, इफेक्ट ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या अफेक्ट पड़ता है।
तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है इन केस इट्स परफॉर्मेंस बिकम सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल। आपको पता लग गया कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम सब्सिक्वेंटली वॉइड इज बाउंड टू रिस्टोर एनी टू मेक कंपनसेशन फ्रॉम इट टू द पर्सन whom he received it। द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड, अगर किसी को एडवांटेज मिल रही है, void is bound to restore, वापस कर देगा। where one person has promised to do something which he knew or with a reasonable diligence might have known and which the promise did not know, जब पता है कि ये इम्पॉसिबल है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कि या तो आप उसको बाउंड कर सकते हो, या आप अगर प्रॉमिस दिया है तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करोगे। अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी already being married to C and being forbidden by law to which he is subject to practice polygamy, A must compensation B को देगा अगर उससे कोई भी लॉस हुआ है। तो ये है कि अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आपको उसकी कंपनसेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ब्रीच दो कैटेगरी में बांटा हुआ है बच्चों, एक है एक्चुअल ब्रीच और एक है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ये क्या है, एक्चुअल ब्रीच का मतलब ड्यूरिंग, या तो परफॉर्मेंस हो रही है उस टाइम पे, या परफॉर्मेंस के एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, या तो परफॉर्मेंस हो रही है उस टाइम पे या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और एंटीसिपेटरी होती है बिफोर, परफॉर्मेंस होने से पहले ही ब्रीच कर दो, खत्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच मीन्स ब्रीच कमिटेड। ब्रीच का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। मैं अपने काम से पीछे हट रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, या तो मैंने काम करने से पहले ही मना कर दिया कि मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगी, तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। या मैं काम के दौरान, काम होने वाला है उसी टाइम पे, या काम के दौरान ड्यूरिंग और एट द टाइम, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एग्री टू बी, ए एग्री टू बी ऑन, नहीं, agrees to supply B on 1st February 1975 1000 bags of sugar। 1 फरवरी 1975 को ही अगर वो नहीं कर पाया तो वो कौन सा होगा, एक्चुअल। और अगर फर्स्ट मार्च को करना था और उसने 1 फरवरी को ही राइट्स टू बी कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंटीसिपेटरी बिफोर, और ये हो जाएगा एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे माने जाएंगे बच्चों आप लोगों के। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रखा है, रेमेडीज इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई मतलब ड्यूरिंग द, ये बिफोर पहले ही मना कर दिया, तो क्या हो सकता है, टू टेक द एंटीसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच, सू फॉर डैमेजेस, जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए डैमेजेस के लिए कर सकते हैं, या वेट कर सकते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लीगल रेमेडीज के लिए। ठीक है, या तो उसके लिए डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यही है कि आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। रेमेडीज आई गैस सो नेक्स्ट में बता रखा है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कर सकते हो अगर आपको आपके साथ ब्रीच की गई है, तो दैट इज दिस रेमेडीज। तो रेमेडीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे कवर। आप लोग तब तक अच्छे से क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन बच्चों अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग अपने एंड से भी कुछ एफर्ट्स लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, like the video. Thank you for watching and be happy.